मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वजीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाए। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर तनाज़ा, सदर मुमलिकत ने समरी एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दी। सदर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मुकम्मल की जाएँ। जो भी ट्रांजिट स्पीकर होंगे 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। सदर नहीं बुलाते, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास हो। अगर सदर साहब डिटर्मेंट है कि उन्होंने नहीं बुलाना तो आर्टिकल 91 के तहत 21वें रोज़ यानी 29 तारीख को तो होना ही होना है। नामुकम्मल असम्बली का कोई कॉन्सेप्ट ना आइन में है ना असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है। मरियम नवाज सूबे की पहली खातून वजीर आला बन गई। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध मुंतखब। ह्यूमन नेचर है कि जब आप मुश्किलात से, मसाइब से, जुल्म का निशाना जब आप बनते हैं, इंतकाम का निशाना बनते हैं, विक्टिमाइजेशन का आप निशाना बनते हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिल के अंदर इंतकाम का जज्बा होगा। लोग डरते भी हैं, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है ना बदले का कोई जज्बा है। कोशिश करूंगा कि मैं दोनों तरफ को ऐसे ले जाऊं साथ कि मैं फर्क न रखूं। हम इस इंतखाब को इखलाकी तौर पर नहीं मानते हैं, जमहूरी तरीके से नहीं मानते हैं, इसको आईनी तरीके से नहीं मानते। शहबाज शरीफ साहब हमें भी शुक्रिया कहेगा मगर PTI को भी शुक्रिया कहेगा, इसलिए ज्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके और अपना उम्मीदवार को मुंतखब करवाए। पीपल्स पार्टी या दूसरा सियासी जमातों से बात धांधली नजर आती है और जो ऑडिट चाहते हैं मैं उनसे मुतालबा करता हूँ, अगर ऑडिट करना है तो जरूर किया जाए, ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट 2018 से होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि तारीख का सफर 2024 से शुरू हो और 2018 को भूल जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बड़े वाक़यात, मरियम नवाज फाइनली चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गई। ये शरीफ ख़ानदान का चौथा फ़र्द है जो इन पोजीशंस पे है। मियाँ साहब चीफ मिनिस्टर थे, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर बने, हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बने। जब भी वैसे मुश्किल वक्त होता था तो वही बनते थे, अब अच्छे वक्तों में पता नहीं उनको भुला दिया गया है। अब मरियम नवाज साहिबा बन गई हैं चीफ मिनिस्टर। देखते हैं आइंदा कभी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं या नहीं बनती। पहली स्पीच बड़ी अच्छी थी अहमद से, बड़े पॉजिटिव नोट्स पे उन्होंने बातें की, ऑलिव ब्रांच भी दिखाई अपोजिशन को, और ये भी कहा कि मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, उन लोगों की भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया और उनके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। फिर उन्होंने ट्रांसजेंडर्स की बात की, मदर मोर्टेलिटी की बात की, उन्होंने IT सेंटर्स बनाने की बात की, हॉस्पिटल्स, एक बहुत एम्बिशियस एजेंडा दिया। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर ऑलिव ब्रांच की बात कर रही हैं तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद जिक्र कर दें कि जो PTI की काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन वर्कर्स और दूसरी काफ़ी माह से पंजाब की जेलों में हैं, उसके बारे में कोई दे देती जनरस ऑफर के चले हम छोड़ देंगे कुछ, लेकिन वो शायद अभी CM के पेचेक से ऊपर की बात है। बट वी होप कि आज जो उन्होंने बातें की हैं, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, आई होप शी वॉक्स द टॉक, क्योंकि टॉक बड़ी अच्छी थी और अहमद से कि जो एजेंडा था वो बड़ा पॉजिटिव था और एक प्रोग्रेसिव एजेंडा लग रहा है। पर देखें आगे क्या होता है और ये कैसे बात आगे चलती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ अब पावर ब्रेकिंग में बन रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स बन रही हैं। एक तो आप मौजू सुन ही रहे हैं, जो सदर साहब ने, प्रेसिडेंट अलवी ने इनकार कर दिया सेशन बुलाने से कि जी क्योंकि पार्लियामान मुकम्मल नहीं है तो इसलिए पहले आप रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला करें। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास कुछ ख़बरें अभी शेयर करता हूँ, लेकिन उसमें आइन बड़े वाज़े है। आप आर्टिकल 91 के 2 में जाएँ तो वो कहता है कि नेशनल असम्बली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच जनरल इलेक्शन टू द असम्बली इज़ हेल्ड अनलेस सूनर समन बाय द प्रेसिडेंट। तो उससे बड़ा वाज़े है कि पहले बुलाने का इख्तियार सदर साहब के पास है, वरना 21वें दिन जो 29 बन रही है इलेक्शन होगा। और आज हम रूल्स भी देख रहे हैं तो उसमें भी कोई साइलेंट है मामला के स्पेशल सीट्स होती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कल वो फैसला कर देंगे ये जो रिज़र्व सीट्स हैं। ये रिज़र्व सीट्स भी इंटरेस्टिंग है। नेशनल असम्बली की तकरीबन 23 सीट्स हैं जो ऑन स्टेक हैं और 78 सीट्स हैं जो अगर टोटल आप देख लें प्रोविंशियल और नेशनल वगैरह मिला के औरतों की जो सीट्स हैं, अगर ये 23 सीट्स मिल भी जाती हैं तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो इन अदर वर्ड्स PTI, तो इनकी 104 सीटें बनेगी, तो उसका फ़र्क तो नहीं पड़ना पावर इक्वेशन पे। लेकिन जो एक फ़र्क पड़ सकता है वो मैं आपसे बड़ी ज़बरदस्त खबर शेयर कर रहा हूँ। एक बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है जो अगर हुई और उल्टी पड़ गई अगर,
तो बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी प्लानर्स को। मेरी इत्तला ये है कि कुछ सीटों पे रीकाउंटिंग का प्लान बन रहा है और सेंट्रल और साउथ पंजाब की मिलाएं तो तकरीबन 10 सीट्स हैं जिन पे इलेक्शन रीकाउंटिंग होने जा रही है। और उसके अंदर मैं सिर्फ 2 आपको हिंट दूंगा कि अगर 2 सीट्स पे एक शख्स कोई 7,000 वोट से जीते जो हारे थे, अगर वो करीबन 1500 वोटों से जीत गए और एक साहब जो तकरीबन 2000 वोटों से हारे थे वो अगर 400 वोटों से जीत गए, तो मैं तो इसे हुस्न इत्तेफाक कहूँगा। आप इसको जो मर्जी करें। तो लेट्स सी अगर ये 10 सीट्स हुई रीकाउंट और उन पर कुछ इस किस्म के रिजल्ट्स आए तो फिर मैं आपसे डिटेल में बताऊँगा कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन ये एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स भी खुल सकता है कि PMLN को 10 एक्स्ट्रा सीटें देने की ख्वाहिश में अगर ये चीज़ और फैल गई तो फिर तो इट कुड गो साउथ ईजिली। लेकिन इस पर बस आपके लिए इतना छोड़े जा रहा हूँ, याद रखिएगा 10 सीट्स, एक सीट 7,000 से हारा हुआ बंदा अगर 1500 से जीत गया और एक 2,000 से हारा हुआ करीबन 400 वोट से जीत गया, गिव एंड टेक अ फ्यू डजन वोट्स, आपको पता है ऐसे मामलात में हो जाता है। मैंने तो आपको ये भी बताया था इलेक्शन से पहले कि 110 सीटें क्रॉस नहीं करेगी PMLN विद ऑल पुट टुगेदर रिजर्व्ड सीट्स एंड एवरीथिंग। तो वो भी खबर ठीक थी। लेट्स होप कि ये खबर मेरी ठीक ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुलेगा। साथ ही एक और भी डेवलपमेंट हो रही है। बलूचिस्तान अभी तक बिल्कुल एक सेटल्ड मैटर समझा जा रहा था और लग रहा था स्क्रिप्ट बिल्कुल सील हो गया हुआ है। सरफराज बुख्ती साहब ने जब छोड़ी इंटीरियर मिनिस्ट्री, फिर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर PMLN के बजाय वो चले गए पीपल्स पार्टी में और फिर ये भी तय हो गया कि पीपल्स पार्टी का ही चीफ मिनिस्टर होगा। अब सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बट ये बट बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। पंजाब वाली बट नहीं, अंग्रेज़ी वाली बट, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब लेटेस्ट ये हो रहा है कि वहाँ पे गेम फंस गई है। सरफराज बुख्ती साहब जो कंफर्टेबल बैठे हुए थे, अब एक पावर सेंटर ज़हूर बुलेदी साहब का नाम फॉरवर्ड कर रहा है कि नहीं ज़हूर बुलेदी साहब को बना दिया जाए। अब वो पावर सेंटर इतना स्ट्रॉन्ग है कि इग्नोर भी करना करीबन नामुमकिन है, ईजी नहीं है। मगर मेरी इत्तला के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब ने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया हुआ है और उन्होंने तो शायद इस किस्म का पैगाम भी दिया है कि देखें वज़ीर आज़म भी आप लोगों ने मर्ज़ी से लगा लिया, चीफ मिनिस्टर पंजाब मियाँ साहब ने अपनी साहबजादी को अपनी मर्ज़ी से लगा लिया, तो बलूचिस्तान में हमारी बात अब बदलनी नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पे भी एक डार्क हॉर्स है। वो डार्क हॉर्स का नाम मैं आपको भी नहीं बताऊँगा, उसका भी नाम बता दिया गया है अलॉन्ग विद सरफराज बुख्ती। और यकीन माने मेरा नहीं ख्याल कि वो डार्क हॉर्स का नाम एक्सेप्टेबल होगा, तो शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। मगर इस वक्त गेम बिल्कुल ऐसे बैलेंस पे टकी हुई है। सो जो अब तक एग्रीड चीज़ थी, इट वाज अ गिवन कि सरफराज बुख्ती होंगे, उसमें सडनली कोई लास्ट मिनट हिच आ रहा है और यही हिचेस फिर थोड़ी सी आगे बदमज़गियाँ डालते हैं। जैसे कि अभी तक एक हिच फंसी हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की, अभी भी पूरा जोर चल रहा है लाहौर से कि अगर इसहाक डार साहब फाइनेंस फिर से बन जाएं, मगर उस पर भी दूसरी साइड पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है। लग रहा है कि कम ये बेल मंडे नहीं चढ़ेगी। एनीवे ये काफ़ी बातें हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं। मैं अपने हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया हुआ है राना तनवीर साहब ने, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस। जब भी होते हैं फेडरल मिनिस्टर, अब तो बता भी नहीं सकता मैं कौन सी मिनिस्ट्री उनके पास रही है, हर किस्म की मिनिस्ट्री राना साहब भुगता चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे अभी फैसल करीम कुंडी साहब, सेंट्रल मिशन सेक्रेटरी, और अब देखते हैं उनको क्या मिलता है। और तैमूर झगड़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं PTI से। लेकिन राना साहब आपकी इजाज़त से क्विक क्वेश्चन में ज़रा इरफान कादर साहब फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं, वो भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वैसे 2 लीगल सवाल उनसे पूछते हैं। इरफान साहब ये जो कंट्रोवर्सी है इलेक्शन बुलाने की प्रेसिडेंट साहब ने अब मामला खड़ा हो गया, उनके आर्गूमेंट में एक वजन तो लगता है। वो कहते हैं कि जी आप पहले रिजर्व सीट का फैसला कर लें ताकि एग्जैक्ट एलोकेशन सीट्स का पता लग जाए, उसके बाद सेशन बुलाया जाएगा। ये एतराज़ में कोई वजन है कि टोटल मेंबरशिप जो है नेशनल असेंबली की, वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है, अगर वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर वो ना भी पूरा हो तो फिर भी जो 21st डे फॉलोइंग द डे ऑफ जनरल इलेक्शन, तो वो तो नेशनल असेंबली को मिलना ज़रूरी है और लाजिम है, और ये मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है
तो इन एनी केस 1 मार्च को तो नेशनल असेंबली हर हालत में मिलेगी। हाँ, सदर साहब जो हैं वो जो चाह रहे हैं वो पूरा हो या ना हो, नेशनल असेंबली। लेकिन अगर नेशनल असेंबली मिलती है जैसे आइन में लिखा हुआ है, तो क्या उस दिन वो स्पीकर फिर इलेक्ट कर सकती है? क्योंकि वो फिर हाउस पूरा नहीं है ना। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हाउस पूरा होना चाहिए। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उस दिन जो लोग मेजॉरिटी लेंगे ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस पूरा हो या हाउस पूरा ना हो, जो भी शख्स मेजॉरिटी लेगा, और मेजॉरिटी जो है वो है 169, टोटल जो है मेरा ख्याल है 336 है, और मेजॉरिटी जो है 169 है। और अगर मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी अगर किसी की आ जाती है तो बाद में रिजल्ट आते रहेंगे, वो सारे टैबुलेट होके ऐड अप होके भी 169 ही फिर बनेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन है ये सीट्स ना देने का, या बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट इफ्ताखार खान की डॉन में छपी हुई है, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा उसकी रेफरेंस बताया है कि जी उनको लोगों ने उनको कहा कि जी हाई कोर्ट जजमेंट है 2018 की, जिसमें कोर्ट ने कहा रिजर्व सीट कोटा पार्टी का नॉन ट्रांसफरेबल है, जिसके खाते में बनता उसको मिलेगा। और एक मिसाल भी है, जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी को केपी के अंदर रिजर्व सीट्स, औरत की रिजर्व सीट मिल गई थी खातून वाली, जब मर्जर हो गया था क्वाटा का, तो वो सीट्स उसके अगेंस्ट उनको मिल गई थी, हालांकि उससे पहले उन्होंने कुछ जमा नहीं करवाया हुआ था। तो ये क्या सीट्स पे इनकार कर सकता है इलेक्शन कमीशन ये रिजर्व सीट देने से? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तनासब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो हासिल करती है जनरल सीट, जिस तनासब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनरल सीट हासिल करती है, उसी तनासब से उसको रिजर्व सीट्स में मिलेंगी। तो इसमें इसको कोई नहीं रोक सकता इस कोर्स को। सो कल आपका ख्याल है कि उनको सीट्स, रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, तो फिर तो वैसे ही हाउस पूरा हो जाएगा, फिर तो 29 में ये बहस भी खत्म हो जाएगी कि हाउस इनकम्प्लीट है या नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कल वो रिजर्व सीट का भी सारे रिजल्ट आ जाते हैं और वो ये मामला भी तय हो जाता है कि किस किसको क्या क्या परसेंटेज मिली है, तो फिर हाउस भी कंप्लीट होगा। लेकिन हाउस अगर ना भी कंप्लीट हो, जैसे मैंने कहा, तो मेजॉरिटी भी अगर किसी ने शो कर दी है उस वक्त, तो वो बाद में कंप्लीट होता रहेगा, उससे हुकूमत साजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है इरफान खान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लीगल इनपुट। राना साहब ये बताएं, अब आप लोग कंफर्टेबल हो गए? आज जो मरियम बीबी ने तकरीर की है, बड़ी अच्छी, बड़ी पॉजिटिव तकरीर थी, मगर बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। वो पैसे कहाँ पे हैं, चीज़ें कहाँ पे हैं? और जब इतनी बात हुई थी कि अपोजिशन को साथ लेके चलूँगी, मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, तो उन लोगों की भी बात कर लेते जो इतने माह से कम ख्वातीन ही जो अंदर हैं, उसके बारे में कोई बात कर लेते। मार्क साहब, मैं पहले तो जो इरफान कादर साहब ने कहा उस पर मैं भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लफ्ज़ है 91 आर्टिकल 91(2) में वो शेल का लफ्ज़ है। हाँ, आपको शेल आपने पता है, और वो तो खैर होना ही है। दूसरी रिजर्व सीट्स की बात, रिजर्व सीट्स है पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिटिकल पार्टी को लेती है और उसके लिए टाइम फ्रेम होता है कि वो उसी, जब इलेक्शन हो रहा होता है जनरल इलेक्शन, तो उसी दौरान उनका भी शेड्यूल आता है कि वो अपनी लिस्टें जमा कराएंगे, और वो पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस ने भी जमा कराई है उनकी सीटें हुई तो उनको उस हिसाब से मिल जाएंगी। अब उसके बाद अगर कोई आज़ाद बंदे मिल के किसी पार्टी में शामिल होते हैं, इंडिपेंडेंट आदमी लोग, मैं उसका कर रहा हूँ, उसमें शामिल होते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ने जिन्होंने लिस्ट अपनी दी नहीं, तो वो मैं समझता हूँ कि लीगली शायद उनको सीटें ना मिलें, क्योंकि अगर उन्होंने लिस्ट दी है तो उनको 5 की लिस्ट दी है लेकिन सुन्नी इत्तेहाद ने, लेकिन उनकी सीटें आज़ाद मिल के ज़्यादा बनती हैं, तो वो एडिशनल लिस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर सिरे से दी नहीं है कोई, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई मिलेंगी। लीगल पोजीशन जो है तो थोड़ा सा मुझे भी पता है। एनीहो, आपने मरियम बीबी की बात की, देखिए मैं आपको बताऊं, जब उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की मरियम बीबी ने, तो वहाँ भी उन्होंने बड़ा एक अग्रेसिव किस्म का एजेंडा दिया था, जो कि होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत ये है, जो बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाशी साहब भी कहते हैं कि हमें दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो एक पहले होता है, जितनी भागदौड़ करते हैं, जितनी मेहनत शहबाज साहब करते रहे या सारे PMLN या मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनकी टीम या कैबिनेट, उससे हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मेरा हाल है ये,
अगर आप देखें तकरीर में तो लंबा आपको लगा है एजेंडा, लेकिन ये मुख्तलिफ शोबाजात हैं, मुख्तलिफ महकमे हैं। नहीं राणा साहब, लेकिन एक बात तो बताएं, तमाम मुश्किल हालात में जब अंदर होने का वक्त होता है, मुशर्रफ साहब को गारंटी देनी होती है तो हमजा शहबाज, जब कंट्रोवर्शियल सख्त हालात में वज़ीर आला बनना है तो उस वक्त हमजा शहबाज, जब 5 साल की हुकूमत आई तो बिल्कुल हमजा शहबाज को भूल गए। थोड़ी सी ज्यादती नहीं होगी हमजा शहबाज के साथ? नहीं, ये तो पार्टी का फैसला है और क़यादत का फैसला है, इसमें मेरा हाल किसी को बोलने या ना बोलने वाली बात नहीं है। हमजा साहब की बड़ी खिदमात हैं पार्टी के लिए भी और हुकूमती मामलात में भी, और उन्होंने मुश्किल वक्त में हमेशा वाकई उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, मुश्किल वक्त में वो पार्टी के लिए काम भी करते रहे हैं। उसी तरह मरियम भी मुश्किल हालात में जेलों में भी रही हैं और पार्टी को मोबिलाइज भी किया है। आपको पता है कि जब भी पहले तो बेगम कुलसूम नवाज होती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मुश्किल हालात में पार्टी को लेकर चलती। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में चले जाते थे या सारी फैमिली चली जाती थी। अभी भी आपने देखा कि पिछले काफ़ी अरसे से नहीं, वो तो ठीक है। मेरा सवाल ये था, हमें कुंडी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, मैं उनको भी शामिल कर दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन राणा साहब, वेरी क्विकली, कोई अगर वाकई अपोजिशन से कोई साइन देना था, सिग्नल देना था सुलह का, ज़रा नाइस बिहेवियर वगैरह सब कुछ, तो कोई जिक्र कर देती उन औरतों का जो इतने माह से अंदर हैं पंजाब की जेलों में, उसके बारे में बनता नहीं था कुछ जेस्चर? मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा इसको इस एंगल से देखें कि डिफरेंशिएट करें। जो पॉलिटिकल जो बात हम लोग करते हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं, पॉलिटिकल कैदी होते हैं, सियासी कैदी जिनको हम कहते हैं। वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी ने जो बात की है वही है कि सियासी कैदी जो है ना इंतकाम हम लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बड़े बड़े झूठे केस बने, बोगस केस बने। लेकिन हमारे जहन में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था जब वो लंदन से आए थे कि मेरे अंदर अल्लाह ना करे कि कोई इंतकाम का ज़रा भर भी कोई थोड़ा सा आए जहन में या दिल में। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आप उस तरफ करें, अगर कोई हीनियस ऑफेंस में है, चाहे वो सियासतदान है, तो उसमें तो नहीं कंप्रोमाइज़ हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात आप कर रहे हैं वो मेरा हाल उस जो आप हवाला दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, वो कोई ऐसे हीनियस ऑफेंस हैं जिस तरह 9 मई का वाक़या है या दूसरे कोई जराइम है, तो उसमें तो आप नहीं छोड़ सकते ना। कोई नैब में है या कोई इस किस्म के जो क्राइम है उनमें है, तो ये तो पॉलिटिकल वर्कर की बात ठीक है। ठीक है, आपका यू हैव जस्टिफिकेशन, जो आपका स्टांस है बिल्कुल। कुंडी साहब, ये बताएं ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? हमारी तो इत्तला है कि गेम फंस गई है। ये तो एक सेटल मैटर था। PMLN के सारे काम बेहतरीन हैं, वज़ीर आज़म भी उनकी मर्ज़ी का, वज़ीर आला भी उनकी मर्ज़ी की, सब कुछ उनकी चीज़ें। आपका बलूचिस्तान में सुना वज़ीर आला फंस गया और सरफराज बुगटी साहब के ऊपर कुछ क्रॉस तो नहीं कहूँगा लेकिन क्वेश्चन मार्क लग गया और आप लोग माइट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। कैंडिडेट बदलेंगे आप अपना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर आप कह रहे हैं कि बाकी चीज़ स्मूथली हो गई तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी स्मूथली हो जाएगी। चाहे सिंध में हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है, बाकी भी जो है चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ें स्मूथली होंगी। आप फिक्र ना करें, और कैंडिडेट जो है वो आज या कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना अनाउंस कर देगी। नहीं, आप लोगों ने तो सरफराज बुगटी साहब को नॉमिनेट किया हुआ है ना। मैं तो कह रहा हूं अभी तक देखें, वो मीडिया के जराये के मुताबिक जो है नॉमिनेट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसे नहीं दी कि सरफराज बुगटी साहब हमारे कैंडिडेट हैं या कोई और हमारे कैंडिडेट हैं। पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है। और पार्टी देखें, 3 सूबों के कैंडिडेट फाइनल हो गए, 2 ने हल्फ उठा भी लिया, आपके भी वज़ीर आला दोबारा आ गए हैं, इधर भी हो गया है। और बलूचिस्तान की जो पुरसार खामोशी है, ये विदाउट रीज़न तो नहीं है ना कि सडनली उसमें बिल्कुल खामोशी छा गई है? नहीं, कोई खामोशी नहीं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है उसमें हलचल देख लेंगे। परसों सेशन है बलूचिस्तान असम्बली का, तो डेफिनेटली जब सेशन होगा तो CM लीडर ऑफ द हाउस भी आ जाएगा, तो इसमें कोई ऐसी खामोशी नहीं है। आज या होपफुली कल तक जो है वो CM लीडर हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है? इसमें हमारी लीडरशिप तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब खुद ही इसको जो है वो अनाउंस करेंगे।
अच्छा ये बताएं, ये चेयरमैन सेनेट के ऊपर जो इतनी बहस चल रही है, वहाँ पे तो आपके अनाउंस कैंडिडेट हैं कि यूसुफ गिलानी साहब हैं। अब सुना वारुल हक काकड़ साहब का भी नाम बड़ी स्ट्रांगली पुश हो रहा है और चीज़ें हो रही हैं। क्या चेयरमैन सेनेट वाली पे भी अभी डिबेट चल रही है कि वो आपके नज़दीक एक सेटल्ड एंड क्लोज्ड मैटर है कि गिलानी साहब ही बनेंगे? देखें, गिलानी साहब पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। पार्टी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट गिलानी साहब ही हैं। और काकड़ साहब की मैं सुन रहा था, उस दिन सुन नहीं रहा था बल्कि जराए से खबरें चल रही थी जी कि काकड़ साहब शायद जो है पीपल्स पार्टी कैंडिडेट होंगे। पार्टी लीडरशिप ने ऐसा कुछ फैसला अभी तक नहीं किया। जब भी पार्टी लीडरशिप फैसला की, उसमें भी टाइम है, तो पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी तो कुछ होगा। लेकिन मेरे ख्याल में गिलानी साहब जो है सबसे मजबूत उम्मीदवार है। लेकिन आपको अभी तक पार्टी को किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया काकड़ साहब के लिए? नहीं, काकड़ साहब किसी ने कांटेक्ट नहीं। काकड़ साहब को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, दोबारा सेंटर बनना पड़ेगा फिर हमें, लेकिन पार्टी ने उसको कंसिडरेशन में अभी तक नहीं है और न ऐसा पार्टी ने कोई फैसला किया। अच्छा ये बताएं, अब जिस तरह चीज़ें बन रही हैं और जिस तरह अभी भी रोज़ कोई ना कोई PMLN का लीडर उठ के कहता है यार ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं है, ये आराम से साइड पे बैठ गया सब कुछ, ये चल पाएगा निज़ाम जिन हालात में? और अभी आपके दोस्त मौलाना साहब वो भी सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हो सकता है कल को ये जो PTI है, ये लोग भी अगर इनको नज़र आ गए मौलाना साहब सड़कों पे, शायद ये भी आ जाएं। तो आपको ये निज़ाम कितने कंफर्टेबल है आपके चलेगा? आपको नज़र तो आ रहा है कि अगर आप कंफर्टेबल होते तो शायद आप काबीना भी ज्वाइन कर लेते। आप लोगों ने अपना रास्ता तो पतली गली का अलहदा रखा है ना खुला? नहीं, देखिए हमने कोई पतली गली का रास्ता अच्छे नहीं रखा। हम PMLN को प्राइम मिनिस्टर का वोट भी देंगे, हम एतमाद का वोट भी देंगे, लेजिस्लेशन में भी हम जो है सपोर्ट करेंगे। जहाँ पर तनकीद होगी हम तनकीद पर इस्लाह करेंगे, हम तनकीद पर तनकीद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और जहाँ तक अपोजिशन है, मौलाना साहब को मैंडेट नहीं मिला, तीन जो है वो सीटें उनके पास हैं इस वक्त कौमी असम्बली में। वो कहते हैं कि मेरे जो है वो नहीं, लेकिन ये जो अभी आप, ये तो आपकी पहली किस्त तो आप लोगों ने ले ली ना। आपने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया, आपको प्रेसिडेंसी भी मिल गई, आपको सेनेट भी मिल जाएगा, आपको डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली मिल रहा है। तो ये तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, उसके बदले तो आपको चीज़ें मिल गई हैं। आगे की मैं बात कर रहा हूँ, आगे भी आप देखेंगे बड़े स्मूथली चलेगा। जहाँ तक जो है वो आपने कहा कि मौलाना साहब रोडों पे आएंगे, जमहूरी हक है, हारे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, PTI के साथ बैठे हैं। वो अगर बकौल उनके हक पे अगर डाका डाला है तो KB में तो एहतजाज करें ना, जहाँ पे जिनके साथ वो बैठे हैं, मुलाकातें की हैं। अगर डाका डाला गया है तो फिर वो डाका तो उसके जो सहूलतकार है वो तो PTI है, उस पर तो कुछ नहीं कह रहे। जाके सिंध में ऐसे एहतजाज करें जैसे सिंध में इन्होंने माजी में बड़ी हुकूमतें बनाई हों, लड़काना की सीट शायद वो 10 दफ़ा जीते हों, ऐसी चीज़ें कर रहे। कब लड़काना की सीट उन्होंने जीती है? अब दोबारा जिम्नी इलेक्शन हो रहे हैं, मौलाना साहब को आप खुद आकर उधर लड़ लें, पता चल जाएगा। चलो पहले तो उनके कोई कैंडिडेट से खुद लड़ लें, पता चल जाएगा जमहूरियत। लेकिन ऐसी चीज़ें करना जो आप कहें कि जी धांधली हो गई मेरे साथ, मेरे सिंध में मेरा सफाया कर दिया गया, आपको तो KPK में भी ये चीज़ है। और अगर आप एवरेज निकालें, देखें 2002 की असम्बली सिर्फ छोड़ दें, उसके आगे पीछे जो जब MMA बनी, उससे पहले और उसके बाद की असम्बलियों का एवरेज निकाल लें, मौलाना साहब कितनी सीटें जीते थे। लिहाजा उनको जमहूरी हक है, वो रोड पे हैं या जो भी करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को चलने दें। इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल। राणा साहब आपको ये लॉजिक समझ आती है पीपल्स पार्टी की कि आपको वोट भी दिए, आईनी ओहदे भी ले लिए, फिर साइड पे होकर बैठ जाएंगे, कुछ की मामलात में आपको सपोर्ट कर दिया करेंगे, लेकिन जो मलबा है असल सख्त इकनॉमिक फैसलों का, ये हमेशा उससे 2 कदम पीछे रहेंगे। आपको ये लॉजिक समझ आती है, क्यों नहीं आपके साथ बैठे? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि जो शायद ये बहुत पहले जो इलेक्शन में स्पीचेस वगैरह थी वो उसके होस्टेज बने हुए हैं, कोई ख़ास बात नहीं। वरना मेरा कैबिनेट में उनको आना चाहिए। जब हमारे साथ चलना है और इस हुकूमत को चलाना है, हमें पूरी सपोर्ट देनी है, तो फिर मेरा कैबिनेट में आके हुकूमत का हिस्सा भी बनना चाहिए। ये हमारा ख्याल है, बाकी इनकी मर्ज़ी है। लेकिन एक बात तो तय है कि हम मिल के चलेंगे। और जिस तरह फैसल साहब ने कहा है कि एतमाद का वोट भी देंगे, लेजिस्लेशन भी कराएंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन तमीरी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की उन्होंने बात की है, वो तो बड़ा एक सब्जेक्टिव सी बात है, एक अपने अपनी उसकी इंटरप्रिटेशन होती है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म क्या है और तनकीद बराए तनकीद क्या चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि
शायद मामला आस्ता आस्ता बेहतर हो जाए। ये मुझे बताएं, पेशावर बेस होगी पीटीआई की और वहाँ पे गंडापुर साहब वज़ीर आला हैं। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो असल मसाइल इस्लामाबाद के लिए खड़े हुए थे वो पेशावर की पावर बेस से हुए थे। अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, अगर दोबारा एक डिस्टर्बेंस होती है और एजिटेशन होती है, केपी से निकलती है, इस्लामाबाद की तरफ आता है सब कुछ, तो सारा बोझ तो आपको उठाना पड़ेगा। तैयार हैं उसके लिए आप? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई वालों को चाहिए कि थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा दें, अब होश में आए। और ये जो इन्होंने एक लाइन अडॉप्ट की हुई है पॉलिटिकल साइड पे, वो किसी तरीके से भी मैं समझता हूँ उनके लिए बेहतर नहीं है। देखिए, अभी आस्ते आस्ते आप देखते जाएंगे, ये थोड़े स्क्वीज होते जाएंगे, इनकी सुकुड़ते जाएंगे इसकी पार्टी। केपीके में वो एक अली अमीन गंडापुर है, उसका जो भी पास्ट है, आई थिंक जब वो ऑफिस में जाएगा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, तो शायद उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आए। एक मैंने स्टेटमेंट देखा कि हम अदारों का एहतराम करेंगे, अदारों को साथ लेके चलेंगे, तो ये उसका स्टेटमेंट मैंने देखा है अखबार में या टीवी पे। तो मेरा ख्याल है कि शायद क्या कहते हैं कि गुड सेंस विल प्रिवेल, उनको थोड़ा सा। नहीं तो पार्टी आपको कहाँ से सुकड़ती नज़र आ रही है? उनका कोई बंदा दाएं बाएं नहीं हुआ, उनके तमाम लोगों ने अपनी पार्टी डिसिप्लिन में रहे हैं। वोट जो सबका ख्याल था कि वोट नहीं पड़ेगा, और इस खौफ की फ़िज़ा में उन्होंने तो अपना वोट बैंक भी मेंटेन किया है, बल्कि आपके ही वोट कम पड़े हैं जिसकी वजह से मसला पड़ा है। सो उनका वोट बैंक भी नहीं टूटा, उन्होंने तवक्कुआ से ज़्यादा सीट्स ली हैं, उनके बंदे आपसे नहीं टूटे, वो भी बैठे हुए हैं सारे, उन्होंने अपना सूबा भी दोबारा भरपूर तरीके से जीत लिया है। तो आपको ये पार्टी सुकड़ती कहाँ से नज़र आ रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मालिक साहब, आपको पता है मैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्शन लड़े हैं, कोई 10वां मेरा इलेक्शन था ये नेशनल असम्बली का, और एक ही प्लेटफॉर्म से मैंने इलेक्शन लड़े हैं, और मुझे डायनेमिक्स थोड़े से समझ आती है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, कुछ 9 मई के वाले पे उन पे प्रेशर था, बाकी तो मेरे हल्के में तो जितने 2-3 हल्कों में मैं काम कर रहा था, वहाँ पे तो ये फ्री थे कंपेन करने के लिए। और आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन राना साहब, जितने हल्कों में हम गए हैं उन तमाम हल्कों में तो कोई फ्री नहीं था। पता नहीं आपके हल्का कोई फ्रैंकली कोई बड़ा ही डिफरेंट हल्का होगा जहाँ वो फ्री हैं, बाकी कहाँ फ्री थे? मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं, आप कोई दूर के आदमी तो नहीं है, आपका तो जो बेस है वो तो यही मेरे ही हल्के हैं। तो कहने का मकसद है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिसका वो कोई बेस ना हो। मैं आपको बताऊं कि 8 फरवरी को आप फिर नहीं मानेंगे, मुझे ऐसे लगता था जैसा हॉस्टाइल सा एटमॉस्फेयर है टुवर्ड्स अस, क्योंकि जो पोलिंग स्टाफ था 80% इंक्लाइन टुवर्ड्स पीटीआई, और हमारे जो एजेंटों को मुश्किलात पेश आई और जो सिलसिले चले, ये लंबी बात है। बहरहाल इस वक्त एक परसेप्शन क्रिएट कर दी गई है कि बड़ा उनके साथ ज़्यादती हुई है, धांधली होगी, हालांकि मेरा ख्याल ऐसी चीज़ नहीं। उनका सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उस पर वो लेके चलते हैं, और जहाँ से चलता है वो भी मुझसे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता है, कहाँ से ये चीज़ें होती हैं कि बेस की तरह इनका सोशल मीडिया क्या उन्होंने बनाया, सारा वो बयानिया और निकलो और जो भी उन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली अगर आप एनालाइज करेंगे तो इनकी चीज़ें इतनी आस्ता आस्ता फेवरेबल नहीं जा रही। अभी जो उन्होंने लेटर एक लिखने की बात की IMF को, वो भी मैं समझता हूँ लोगों ने उसको अच्छा महसूस नहीं किया, लेकिन कुछ लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला मेरा हाल थोड़ा सा अकल देगा और समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें, इनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका हिस्सा बनना चाहिए, और असम्बलियों में आप बैठें और वहाँ पे जो अपनी फुली पार्टिसिपेट करें। KPK की उनको गवर्नमेंट मिली है तो उसमें अपना साबित करें कि हम डिलीवर करना चाहते हैं। मैंने उसकी ये बात भी सुनी है, जो नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर है अली पता नहीं अली गंडापुर अली नवाज गंडापुर, उसने कहा कि जी मैं गुड गवर्नेंस पे यकीन रखता हूँ, मैं गुड गवर्नेंस दूंगा, मैं डिलीवर करूँगा, सारी चीज़ें पता उन्होंने की हैं। तो ये अगर चीज़ें हैं उसके जहन में और उसको वो मटेरियलाइज करता है, ये चीज़ें
असली शक्ल में नजर आनी चाहिए। झगड़ा साहब नहीं मिले, आप कनेक्ट हुए? जी जी बोले। जी जी नहीं बोले बोले, वो बीच में लाइन मिल गई थी। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो चीज़ है, मेरा ख्याल है शायद तोको कर सकते हैं कि वो बिहेव करेंगे, वरना फिर रियासत, आपको पता है रियासत तो रियासत ही है ना। इमरान खान खुद कहता था जब हमने मेरा कोई एजिटेशन की या हमने प्रोटेस्ट किया, लॉन्ग मार्च किया, तो उसने कहा था कि इनको पता नहीं कि रियासत कितनी ताकतवर होती है। आपने सुना था ना, उसका स्पीच थी उसकी कि रियासत, इनको पता नहीं कि रियासत कितनी मजबूत होती है, कितनी तो ताकतवर होती है। फिर राणा साहब, समझ मुझे आपकी बात से आ रही है कि अगर आप लोग पावर में रियासत की मदद से आ गए तो फिर आप गवर्नमेंट भी रियासत की मदद से ही चलाएंगे। नहीं, रियासत को आप इस तरह ना इंटरप्रेट करें। आई मीन कि जब हम गवर्नमेंट में होंगे तो हम रियासत के नुमाइंदे होंगे, तो रियासत के लिए तो हमने अपनी सियासत कुर्बान की थी। आपको पता है 16 महीने में यही हमारा बयानिया था कि सियासत की बजाय हमने रियासत बचाई है। तो कहने का मकसद है कि उस पर तो नहीं ना कंप्रोमाइज़ हो सकता। अगर वो शरारत करने की कोशिश करेगा, लेकिन आई थिंक कि होगा नहीं ऐसा। जी, वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द शो। आपके ख्याल में जिस तरह हालात बन रहे हैं और जिस तरह ये इन्होंने सारा अपना मलबा लोग डाल दिए हैं सुन्नी काउंसिल के अंदर, क्या इसका लॉन्ग टर्म कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि बयानिए में से पीटीआई का नाम निकल गया है, प्रोग्राम्स में डिस्कस नहीं होता, कहीं पीटीआई का नाम डिस्कस नहीं होता, डिस्कस होता है तो सुन्नी, बल्कि कुंडी साहब भी कनेक्ट हो गया। कुंडी साहब, मैं ज़रा आपसे ये सवाल शुरू करना चाह रहा हूँ कि ये जो सुन्नी काउंसिल में सारे नाम डाल दिए हैं डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या लॉन्ग टर्म में आपके ख्याल में पीटीआई को इसका नुकसान होगा? क्योंकि जो डिस्कशंस हम करते हैं, अब हम पीटीआई कहने के बजाय हम कहते हैं जी सुन्नी काउंसिल ने ये कहा, सुन्नी काउंसिल को सीट्स नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो एक नैरेटिव में एक लफ्ज़ निकलना शुरू हो जाता है। इमरान खान साहब वैसे ही इनकम्युनिकाडो हैं, उनका तो एक आधी बात निकलती, जब तारीख होती है तो उस पर बात होती है। क्या लॉन्ग टर्म में ये पॉलिटिकली डेंजरस मूव है पीटीआई की? बिल्कुल, ये देखें, लॉन्ग टर्म में कोई पॉलिटिकल पार्टीज की अलाइनमेंट का नहीं पता चलता। आज तो चलो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इन्होंने अलाइनमेंट कर ली है, इन्होंने अपने मेंबर जो है उसके साथ अलाइन कर दिए हैं कि जी ये हमारे जो है मेंबर्स हैं जो कि जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। लेकिन आपको को फ्यूचर का कोई पता नहीं कि फ्यूचर में उनके साथ ये कितना चल सकते हैं, कितना नहीं चल सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह दे कि ये हमारे मेंबरान हैं और हमने ये करना है वो करना है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पॉलिटिक्स में। आपको पता है कि इट्स डे टू डे अफेयर, कल इनके साथ क्या हालात बनते हैं, कल क्या हालात नहीं बनते हैं, तो चीज़ें तो है, क्वेश्चन मार्क्स तो है कि कल 2-4 महीने बाद क्या सिचुएशन बनती है, किसी को नहीं पता। अच्छा, ये बताएं कितना प्रेशर है आप पे अभी भी कि आप लोग गवर्नमेंट को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसमें आप लोगों का फिर स्टेटमेंट आया कि हम देखेंगे फ़ेज़ 2 में आ सकते हैं? क्योंकि ये मैं बिला खौफ तर्दीद, और ये मैंने ख़बर भी दी थी कि वाज़ह कर दिया गया था PMLN पे कि अगर आपने सेंटर में गवर्नमेंट ना बनाई तो फिर पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो उनको तो मजबूरन बनानी पड़ी। और फिर जो 4-5 दिन निगोशिएशंस आप लोगों से चल रहे थे, वो बेसिकली वक्त ले रही थी PMLN कि आप पे और दोस्तों से दबाव डलवाया जाए कि आप लोग कैबिनेट ज्वाइन कर लें, आप लोगों ने नहीं की। तो क्या ये अब इर्रिवोकेबल डिसीजन हो गया है ज़रदारी साहब का और आपकी पार्टी का कि जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी हालात बुरे या अच्छे हो जाएं, हम काबीना ज्वाइन नहीं करेंगे पूरे 5 साल? देखिए, पहले दिन से जो है ये फैसला हुआ था, हमारी पार्टी की सीसी ने फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। कमेटी की जब बातचीत शुरू थी, दोनों कमेटी जब मिल रही थी, तो मीडिया में हम ये सुनने में आ रहा था कि जी वो 3-2 का फार्मूला भी आ रहा है और जो है पीपल्स पार्टी जो है वो इसका हिस्सा भी बन गई है, क्या नाम है, काबीना का हिस्सा भी बनने जा रही है और 3-2 भी फार्मूला एडजस्ट हो चुका है। लेकिन ये सारे र्यूमर्स थी और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखोगे कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया था कि पीपल्स पार्टी ने डिमांड ही नहीं की कैबिनेट में बैठने की। लिहाजा हम कैबिनेट में नहीं जा रहे हैं, हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है, हम बड़े रिलैक्स हैं
हम इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि माजी में अगर आप देखें 16 महीने में जब कहा जाता था PMLN के हमारे दोस्त कहते थे कि हम इत्तेहादी हुकूमत से, हम प्रिपरेशन थे इत्तेहादी जमातों का, कैबिनेट के मेंबर्स थे, हम खुल के फैसले नहीं कर सके थे, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। लिहाजा हमने इस दफ़ा मौका दिया PMLN के कि वो खुल के फैसले भी करें, मुल्क को बहरान से भी निकालें, डिलीवर करें, गवर्नेंस करें, और हम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा, मैंने भी आपसे एक और सवाल करना है, लेकिन मुझे शुएब शाहीन साहब ने ज्वाइन किया है, मैं कहा उनसे भी लीगल पर्सपेक्टिव ले ले ताकि PTI वाला वर्जन भी आ जाए। इरफान कादर साहब ने दूसरा रुख बताया था। शुएब शाहीन साहब ये बताएं, ये जो प्रेसिडेंट वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कह रहे हैं हाउस पूरा नहीं है इसलिए मैं नहीं बुला रहा, आइन बड़ा वाजे है कि 21वें दिन नेशनल असम्बली ने मिलना ही मिलना है जनरल इलेक्शन से 21वें दिन, और इरफान कादर साहब ने कहा कि कोई चीज़ इसका जिक्र नहीं करती कि हाउस कंप्लीट है, कितनी सीटें रह गई हैं, हाउस शैल मीट, और जो लोग मौजूद होंगे वो जो भी वोटिंग करके जो चीज़ें होंगी वो तय हो जाएंगी, वो फैसले लीगल होंगे। क्योंकि मैंने पूछा था कि ये हो सकता है कि हाउस मिले और उस दिन स्पीकर का ना करे, अव्वल तो कल फैसला हो जाना चाहिए रिज़र्व सीट्स का आइदर वे, लेकिन क्या ये अलवी साहब का एक सियासी ड्रामा था कि उन्होंने दोबारा कोशिश की कि जाते जाते मैं कोई ब्राउनी पॉइंट्स ले लूँ, गुडविल अर्न कर लूँ खान साहब की कि देखें मैंने आपकी खातिर इलेक्शन हाउस को भी नहीं बुलाया क्योंकि वो नाराज़ तो हैं उनसे खान साहब। तो क्या इसमें वाकई को लीगल मेरिट है कि सिर्फ अलवी साहब की जाते जाते अपने ब्राउनी पॉइंट्स की कोशिश थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें आर्टिकल 91 बड़ा वाज़ेह है, ठीक है 21 डे पे ये 21 डे के अंदर अंदर बुलाने का पाबंद है। जब हम पिछला पूरा साल इनसे कहते थे कि कौन सी प्रोविजन है कि आप अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं कराते तो ये हमें बहाना बनाते थे 254 का। याद है आपको कि अगर कोई काम कॉन्स्टिट्यूशन में विद इन टाइम नहीं हुआ तो आप सब्सिक्वेंटली करेंगे तो वो ये नहीं कहा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इनसे पूछें कि कल, आज छोड़ दें, आज क्या हो रहा है छोड़ दें, आज RFLV है, कल कोई और होगा। कल कोई एक प्रेसिडेंट बैठा है, इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी का फैसला कर दिया, दूसरी पार्टी के अभी स्पेशल सीट्स का फैसला नहीं किया, और आप असेंबली का इजलास अगले ही दिन विद इन 21 डेज है ना, आप अगले ही दिन रख के आपने इजलास रख के आपने सारे फैसले स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन करा के फारिग हो गए। मुझे बताएं, जिसको 26 सीटें मिलनी है, 27 सीटें मिलनी है, वो तो फारिग हो गया। फर्क तो 2 से 4, 10 सीटों का होना है। बात यह है कि जब उसने कहा है, जो जुर्म की आमाजगाह बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, जिसने आज तक ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि रात को 10-12 बजे वो चल के कहाँ चला गया था और उसके बाद रिजल्ट देने क्यों बंद कर दिए थे, और जिसके जरिए 50-55 हज़ार की लीड से हम जीते हुए, लाख की लीड से जीते हुए लोग थे, उनको एकदम सुबह रात के अंधेरे में रिवर्स कर दिया गया। वो तो जराइम की आमाजगाह जो बना बैठा है उससे कुछ सवाल नहीं, वो तो अलग बात है। मुझे अब ये बताएं 21 को जो सेशन होगा उसमें फिर आप लोग जाएंगे जो इलेक्टेड MNAs हैं? हो ही नहीं सकता। इसको स्पीकर के अलावा आर्टिकल 91 किसी और को अख्तियार ही नहीं देता प्रेसिडेंट के अलावा कि वो कोई इजलास बुलाए। इसका मतलब है कि कल फिर आप स्पीकर क्यों बुलाएगा, कल फिर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ। देखिए आर्टिकल 91 कहता है National Assembly shall meet on the 21st day following the day on which a general election of the Assembly is held unless sooner summoned by the President. और बड़ा unless sooner, तो एक सेकंड, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि 21वें दिन समन कोई करे ना करे, ना स्पीकर ना कुछ, इलेक्शन सेशन होगा, तो इसमें तो स्पीकर की नहीं है समनिंग। आपकी देखें तो आप अगर अब तो आप 21 वाले सेशन में आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो फैसला अभी हमारी लीडरशिप बैठ के करेगी, मगर नहीं, अगर आप लोगों का स्टांस ये है, अगर आपका स्टांस ये है कि ये इलीगल है, तो फिर आप लोग क्यों जाएंगे उसमें? ये तो फैसला हम मिलके करेंगे, देखेंगे कि हमारे लोगों को हम वॉकओवर भी क्यों दे दें, मगर जो असल सवाल है वो जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है इलेक्शन कमीशन, भाई तुम फैसला करो ना, हक में करना है, खिलाफ करना है, उन्होंने लटका के आखिरी दिन। अच्छा, दूसरा एक सवाल क्विकली, ये जो आप लोगों का जो फैसला था सुन्नी थाट काउंसिल ज्वाइन करने का, वो लोगों ने कहा कि जी क्योंकि रिजर्व सीट्स आपको मिल जाएंगी, रिजर्व सीट्स मिल भी जाती हैं तो आप लोग 104 पे जाते हैं, फर्क कोई नहीं पड़ता। क्या बेसिकली सिर्फ यही मकसद था कि आपको डर था कि अगर लोग आज़ाद रहेंगे तो टूट ना जाएं,
तो एक पार्टी डिसिप्लिन के नीचे लाया जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बात भी है कि हमें पार्टी डिसिप्लिन में भी लाना है, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी रिजर्व सीटों का। 26-27 हमारी रिजर्व सीट्स है, वो हमारी नहीं मिल रही। वो अगर हमें नहीं देंगे तो मुझे बताएं कि तो हमारा तो सब्सटेंशियल लॉस है, तो वो ना देने का क्या तुक बनता है? मुझे बताएं, सबका पैसा हो गया हमारा। अच्छा, अगर आपको वो कल सीट्स मिल जाती हैं, रिजर्व सीट्स आपको मिल जाती हैं, फिर 21 वाले इजलास में 29 वाले इजलास में जाएंगे? नहीं तो वो तो फिर प्रेसिडेंट जिस वक्त चाहे, वो हो सकता है 28 को रख ले प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट का एब्सोल्यूट ये डिस्क्रिशन एंड पावर है, ये किसी का ये समरी की भी जरूरत नहीं है। वही वो रिजर्व सीटें मिलती हैं। कुंडी साहब, अगर पीटीआई आ जाती है, अगर पीटीआई आती है उस इजलास में या नहीं आती, तो कैसे आप देखेंगे? और राना साहब आपसे भी यही सवाल, पहले कुंडी साहब दुआएं आप बताएं, अगर ये पीपल ये नहीं आते 29 वाले इजलास में, तो कोई फर्क पड़ता है आपको? देखिए, हमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह कि आज भी अगर आप देखें पंजाब में जो है वो ये नहीं आए, पहले इनके 4 वोट जो है, पहले भी जो है इनके स्पीकर को 224 वोट मिले, आज सीएम को 220 वोट मिले। तो इनको ये भी खतरा था कि शायद हमारे ज्यादा वोट स्लिप हो जाए, तो लिहाजा इस चीज को देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं आएंगे, प्रोसेस होगा, इस पर ये नहीं है कि इनके आने पे वो होगा, प्रोसेस तो चलेगा। जो लीगल प्रोसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस वो तो चलेगा, वो तो चलेगा। राना साहब, अगर नहीं आती पीटीआई, तो जो ये बातें हम सुनते हैं कि थोड़ा सा रिलीफ आनी चाहिए, रियासत को भी नरम रवैया करे, अगर पीटीआई हर चीज़ सख्ती से करती है, तो फिर आपको हालात में कोई बेहतरी नज़र आती, फिर भी आती है नज़र के नहीं? देखिए, मेरी बात सुने। पहले तो ये है कि जो ये बात है कि वो प्रेसिडेंट ही समन करेगा। पहले भी एक आर्टिकल है जो जिसमें कहता है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो भी एक आर्टिकल है जिसके तहत ये समरी आई थी। शैल एक्ट, प्राइम मिनिस्टर ने समरी भेजी, ही इज बाउंड टू साइन दैट समरी। को नो ऑप्शन एट ऑल कि मैं हाउस मुकम्मल नहीं है या नहीं मुकम्मल। प्रेसिडेंट अपना वहाँ पे विजडम नहीं अप्लाई कर सकता। वहाँ पे तो सिर्फ ये है कि प्रेसिडेंट, वो 48 जो आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द, सिर्फ वो जगह पे जहाँ इसकी डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट को, बाकी तो चीज़ ही नहीं है। नहीं, लेकिन तो वो फिर कानूनी वो भी तो प्रोविजंस हैं ना राना साहब, कि प्रेसिडेंट शैल अप्लाई हिज माइंड आल्सो। तो ठीक है, अगर वो एतराज़ लगाता है तो वो भी उसका राइट है। नहीं, अप्लाई नहीं वो कर सकता, वो रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है। उसने तो खैर रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वो उस टाइप की समरी नहीं है, ये 21 डेज में होना है। लेकिन चले ये करते रहें, ये तो बिल्कुल ही बात करते नहीं जी, फिर हमने बाक ओवर नहीं देना। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि जी पीटीआई के साथ, देखिए पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज तो कोई चीज़ नहीं होती ना कि भाई एक चीज़ लीगल लॉ का आइन के सामने अगर पीटीआई समझती है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है या कोई ऐसा इलेक्शन के में। राना साहब, एक चीज़ तो बताएं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, ये जब बड़ी परेशान कुन हालात में आप लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट ली है, जब ये आपको कहा गया कि आप अगर सेंटर में नहीं आएंगे तो फिर पंजाब भी जाएगा, तो अगर दोनों जगह अपोजिशन में बैठ जाते तो बेहतर नहीं था? नहीं, देखें ये बात बिल्कुल मेरा आप इंफॉर्मेशन किसने ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है कि पंजाब में नहीं देंगे। पंजाब में तो हम क्लियर कट मेजॉरिटी में हैं। वहाँ पे तो आपको पता है कोई दूर दूर तक भी कोई बात नहीं। आज 220 वोट या पता नहीं 226 कितने मिले हैं मरियम बीबी को। तो मैं समझता हूँ कि ये पंजाब वाला तो बिल्कुल और बात है। वहाँ पे ठीक है कि कोई पार्टी भी सिंपल मेजॉरिटी में नहीं है, तो वहाँ पे कोलिशन ही बननी है। हमने तो कहा था पीटीआई बना ले, नहीं बनाती तो फिर हम आके हम बनाएंगे। इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता, ला सकते हैं भाई, ला सकते हैं। पार्टीज जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी उसने फेस करना है, चैलेंज कबूल करना है और इंशाल्लाह हम इसको बेहतर करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बात नहीं थी जो आप बात कर रहे हैं। अलबत्ता कोलिशन में कुछ टर्म्स ऐसी कंडीशन थी जैसे ये बात कोई थोड़ा इंप्रेशन गया कि पता नहीं पीपल्स पार्टी को डिमांड थी। हमारे प्रोग्राम में उन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ी कैटेगोरिकली बात उन्होंने कहा हमें जिस किस्म की वजारतें भी ऑफ़र जिस तरह कर रहे थे वो बिल्कुल मीनिंगलेस थी वजारतें थी, मीनिंगफुल वजारतें कोई नहीं थी। आप लोग जब उनको ऑफ़र भी कर रहे थे उनके मुताबिक, तो आप लोगों ने बड़ी फजूल सी वजारतें उनको दी। और बेसिकली आप लोग क्या चाहते थे, खाली वो भी टोकन प्रेजेंस आ जाए जिससे उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया।
नहीं देखिए, अभी भी उनके साथ प्रेसिडेंट का होता है, देखे ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें तो उसकी हैं, प्राइम मिनिस्टर का तो होता है, वो तो मेजॉरिटी पे बेस करता है कि मेजॉरिटी हाउस की मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस रहे। प्रेसिडेंट वो हैं, जो चेयरमैन सेनेट वो हैं, दो मतलब एक कारा साहब की बात थी, कोई किसी छोटे आदमी की बात नहीं है। कारा साहब की बात थी जो निगोशिएशन कमेटी में भी बैठे हुए थे, सीनियर तरीन, हो सकता है गवर्नर भी लग जाए। उन्होंने ये इंदिया दिया कि जो उन्होंने कहा भाई इस टाइम पे इतनी बात मैं करता हूँ, इससे आगे ना मेरे से पूछें, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा कि मीनिंगलेस मिनिस्ट्रीज आप लोग दे रहे थे उनको। तो आप लोग बेसिकली हर चीज़ अपनी शराइत पे करना चाह रहे थे। राणा साहब पास बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी इनके पास पहले भी, तो वहाँ पे जो अच्छा काम करते थे हम कहते रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो नहीं किसी ने डिलीवर किया कहते हैं नहीं डिलीवर किया, लेकिन ये बात नहीं थी। अगर वो असली तौर पे वो कहते थे जी हमने शामिल नहीं होना, अगर वो कहते जी हाँ हम शामिल होते हैं, मिनिस्ट्रियों पे बात करें जैसे MQM बात कर रही है, तो उस पर तो बात हो सकती थी कि ये नहीं तो ये ले लें, लेकिन उन्होंने तो कहा हमने शामिल ही नहीं होना अभी फैसला। अच्छा राणा साहब बात तो बताएं, एक बात बताएं, अपने तजर्बे की बेसिस पे बताएं, बिकॉज आप भी बड़ा कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं मियाँ साहब का, सारे सीनियर लोग आपसे बातें करते हैं। ये जो इतने सवालिया निशान उठे हुए हैं, क्या कोई शक व शुबात है कि डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे? वरना ये तो एक्सेप्टेड था कि उन्होंने बनना है। ये इतने सवाल जो उठ रहे हैं, क्या ये फैसला अभी तक नहीं हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा? आपने क्या सुना? मेरे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आपसे अंदाजा पूछ रहा हूँ, मैं आपसे अंदाजा पूछ रहा हूँ। साहब का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत मैं बता रहा हूँ कि डार साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने डिलीवर भी किया है पीछे 13 से, वो जब 13 की गवर्नमेंट शरीफ साहब की उस वक्त भी वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अभी जो 16 महीने वाली थी वो जरा हालात मुख्तलिफ थे। चले राणा साहब बहुत शुक्रिया, कुन्नी साहब बहुत शुक्रिया, शुएब शाही साहब का बहुत शुक्रिया। राजी इससे लीगल इश्यूज़ में तो हमेशा दोहराई होती है, लेकिन आई थिंक इट्स अ नॉन इशू नाउ। कल ये फैसला हो जाएगा और इतलात तो यही लग यही रहा है कि लीगली बाउंड होंगे कि इनको सीट्स दे दें, बिकॉज अगर सीट्स दे भी दें तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्विकली एक और सीरियस इशू पर ज़रूर जिक्र करना चाह रहा हूँ। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी उसमें बड़ा प्रेज़ किया, जो ASP थी शहरियार बानो लाहौर में, जब कल एक कपल गया हुआ था इसरा बाज़ार में, और उस पर जो खातून थी उन्होंने कोई अरबिक वर्ड, जो बाद में बताया गया कि जी अरबी में लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था, यानी कि ब्यूटीफुल, ब्यूटी इस किस्म का, और दुकान में थी तो वहाँ दुकान में लोग आ गए, उन्होंने उनको घेर लिया और इशू बन गया कि आपने तौहीने मज़हब किया है, आपने कुरान शरीफ के अल्फाज हैं। अब ये वो लोग कह रहे हैं जिनको खुद अरबी नहीं आती, अगर अरबी आती होती तो उनको पता होता। खैर वो ASP आई, उन्होंने बड़ी दलेरी से वहाँ पे मसले को संभाला, उस क्राउड के अंदर से खातून को ले गई। फिर वो कुछ मौलाना हजरात थे वो भी बैठे हुए थे, वहाँ पे भी आ गए थे, TLP के लोग भी आ गए, बाकी भी आ गए, और फिर भी खातून से एक माफ़ी मंगवाई गई कि मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं था, सब कुछ था वो था। चले बड़ा अच्छा हो गया कि कोई वहाँ बदमज़गी ख़तरनाक हद तक नहीं गई। लेकिन ये मजाक है क्या अभी भी बाज़ारों में कोई उठे, किसी पे जो मर्जी इल्ज़ाम लगाए, हर कोई यहाँ पे मुफ्ती मौलवी बना हुआ है और बस वो फैसले करेगा? होना तो ये चाहिए कि जहाँ उस खातून को या उनको ASP साहिबा को आप शाबाश दे रहे हैं और इनाम दे रहे हैं, बिल्कुल दें, उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई करें। ये कौन है जो मज़हब के दावेदार बन जाते हैं, ख़ुद पता नहीं होता, और आके तौहीन रसालत, तौहीन कुरान, तौहीन मज़हब, और एक मियाँ बीवी जो अपनी जान के खौफ में कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं, और उसके बाद अब एकदम हो गया हाँ जी ठीक है माफ़ी मांग ली, सब कुछ हो गया। नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ। इस चीज़ को रुकना होगा इस मुल्क में। ये जो एक ब्लैकमेलिंग होती है मज़हब के नाम पे और ये रिलीजियस इकॉनमी के नाम पे जो एक आम धंधा चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। एक मुसलमानों का मुल्क है, 99% हम लोग मुसलमान हैं, हम सब के बच्चे, घर वाले, ख़ानदान कुर्बान है नामूस रसालत पे, अल्लाह के नाम पे। यहाँ पे 4-5 लाख उठते हैं, लफंगे से उठते हैं बाज़ार में, वो किसी पे तोहमत लगा देते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं, पता होता नहीं है क्या बात कर रहे हैं, और उसके आगे लोग माफ़ी मांग रहे हैं, वीडियो बयान जारी कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दिस इज़ इनफ। इस पर गवर्नमेंट को अब सीरियस एक्शन लेना होगा। पहले ही ये जो ज़ियाउल हक साहब ने इस मुल्क में मज़हब का एक नया कॉन्सेप्ट लाया था, उसका नतीजा आज हम काट रहे हैं।
ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है, जो ये टेररिज्म है, इन चीज़ों को अब रुकना होगा और इस पर बोल्ड स्टांस लेने होंगे। इजाज़त दीजिए।